दोस्तों 1900 की शुरुआत में एक छोटी लड़की डोरोथी एडी ने 2 बार कुछ ऐसा किया जो कि समझ से बाहर था। सबसे पहले तो मरकर वापस लौट आई, दूसरा जब वो वापस आई तो वो इजिप्ट की एक प्राचीन पुजारिन की यादों के साथ लौटी। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने किसी सदियों पुराने जन्म की याद आ गई थी। लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक और इससे मिलती जुलती कुछ और अजीबोगरीब रियल लाइफ की पुनर्जन्म की कहानियों को दिखाने वाले हैं, उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। दोस्तों 1904 में लंदन में जन्मी डोरोथी एडी की कहानी वास्तव में तब शुरू हुई जब वो 3 साल की थी। ज्यादा बच्चों की तरह वो भी दुनिया में बिना किसी की परवाह किए खेलना कूदना पसंद करती थी, लेकिन वो तब तक था जब तक कि एक भयानक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी नहीं बदल दी। एक दिन डोरोथी अपने घर की सीढ़ियों से सिर के बल गिर गई, जिससे वो बेहोश हो गई और सांस लेना बंद कर दिया। जब फैमिली डॉक्टर आया और उसने चेक किया तो डोरोथी पूरी तरह से बेहोश थी, इसलिए उसने उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद डोरोथी के माता पिता ने उसे वापस घर बुला लिया, क्योंकि उनकी नन्ही सी बच्ची फिर से जाग गई थी और वो जिंदा थी, स्वस्थ भी थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डोरोथी अब वो छोटी लड़की नहीं थी। उसने एक अलग भाषा में बोलना शुरू कर दिया और अपने माता पिता से उसे उसके घर ले जाने के लिए कहा, एक ऐसी जगह पर जिसे वो पहचान नहीं सकती थी। उसके माता पिता हैरान थे और अब हम समझ सकते हैं कि क्यों। लेकिन ये अजीब बात तो बस अभी शुरुआत ही हुई थी। एक दिन इजिप्ट की एक एग्जीबिशन में कलाकृतियों को देखते समय डोरोथी ने सेटी द फर्स्ट के मंदिर की एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, जो इजिप्ट की 19वीं डायनेस्टी के फिरौन और रामसेस द ग्रेट के पिता थे। उसने जोर देकर कहा कि वो उस मंदिर में रहती थी और यहाँ तक कि अब गायब हो चुके हरे भरे बागीचों की तरफ भी इशारा किया जो कभी वहां हुआ करते थे। डोरोथी सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए उसके पिता को लगा कि ये सिर्फ एक बच्चे की हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन हो सकती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अपने पिछले जन्म के प्रति डोरोथी के जुनून की वजह से कुछ अजीब स्थितियां पैदा होने लगी। इनमें से एक में एक लोकल कैथोलिक चर्च के कार्यक्रमों में उसके शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उसने ईसाई धर्म की तुलना प्राचीन मिस्र के धर्म से की थी, जिसे वहां के पादरी ईशनिंदा मानते थे। उसने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और प्लायमाउथ आर्ट इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम कोर्स लेना शुरू कर दिया, जहां वो एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई। वहां उसने स्टेज पर इजिप्ट की चंद्रमा की देवी आइसिस की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने उसके तथाकथित पिछले जन्म की यादें और ताजा कर दी। अब बेंट्रेशिट नाम की एक लड़की का पुनर्जन्म होने का दावा करते हुए डोरोथी ने आइसिस के पुजारिन के रूप में सेवा करते हुए सेटी द फर्स्ट मंदिर में मिलने के बारे में बात करना शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। ये देखते हुए कि एक पुजारिन के लिए प्रेग्नेंट होना एक बड़ा अपराध माना जाता था, बेंट्रेशिट के राजा के साथ संबंध होने के कारण उसकी मौत हो गई। जरूर ये एक बढ़िया कहानी है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? डोरोथी ने 27 साल की उम्र में एक इजिप्ट के एक आदमी इमाम अब्दुल मेगुइट से शादी की और उसकी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की शुरुआत करते हुए उसके साथ इजिप्ट चली गई। लेकिन उनकी शादी 2 साल बाद ही टूट गई और डोरोथी ने इजिप्ट में ही रहने का फैसला किया, जहां उसने अपने बेटी की परवरिश की, जिसे उसने सेटी नाम दिया, और आर्कियोलॉजिस्ट को उनकी पढ़ाई में मदद करने का काम किया। उसने गीजा के महान पिरामिड में कई रातें अकेले बिताई और वो स्फिंक्स के चरणों में प्रसाद रखना पसंद करती थी। एबाइडोस में आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम करते हुए डोरोथी की कहानी को 50 साल की उम्र में आश्चर्यजनक सम्मान मिला। सेटी द फर्स्ट के मंदिर में पहुंचने के कुछ समय बाद डोरोथी ने खंडरों को खोए हुए बागीचों का पता लगाने में मदद की, जिसके बारे में उसने बहुत पहले बताया था। इसके अलावा इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ इंस्पेक्टर के तब होश उड़ गए जब उन्होंने डोरोथी के दावों की जांच करते हुए उसे सेटी द फर्स्ट के मंदिर के अंदर मौजूद बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स के बारे में बताया। इस सच के बावजूद कि उस समय डोरोथी सहित किसी भी पेंटिंग को और ना ही उसकी जगह या उसके लुक को पब्लिक के सामने लाया गया था, डोरोथी ने उन सभी की जगहों को ठीक से पहचान लिया। पागलपन है ना? इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खामी यह है कि इंस्पेक्टर के अलावा किसी और ने इसके कंफर्मेशन के बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा कौन कह सकता है कि पिरामिड में घुसने के बाद डोरोथी मंदिर में भी नहीं घुसी होगी? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि डोरोथी ने गुप्त जानकारी चुराई और लोगों को धोखा देने के लिए उनका इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज के लिए काम किया था, लेकिन ये सब उसके खोए हुए बागीचों की खोज या 3 साल की उम्र में उसकी मौत की घटना के बाद अचानक हुए बड़े बदलावों को सही नहीं ठहराता है, जिसमें उसकी भाषा भी शामिल है। प्राचीन मिस्र के नॉलेज के उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के बारे में उसके माता पिता के दावों को खारिज करना मुश्किल है, भले ही उसे ब्रेन इंजरी हुई हो, जिसे डॉक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया। यानी अगर वो दावे सही थे। कुछ लोगों का मानना है कि डोरोथी के माता पिता ने इजिप्ट के प्रति अपनी बेटी के जुनून पर ज्यादा जोर दिया होगा, जिससे वो गलत विश्वास के रास्ते पर चली और शायद अपने बचपन की अपनी यादों को धुंधला कर दिया।
आखिरकार 20वीं सदी की शुरुआत में प्राचीन मिस्र एक बड़ा टॉपिक था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोरोथी का सनकीपन उस समय की लोकप्रिय संस्कृति के साथ एक मजबूत छिपे हुए जुनून का नतीजा था। भले ही उसके दावे सही हो या ना हो, डोरोथी ने अपने बचे हुए दिन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद करते हुए एबाइडोस में बिताए। 1981 में 77 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, उसी जगह पर जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। स्टार पावर। दोस्तों, एक बैंड में लीड सिंगर होना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती है। कनाडा के रॉक बैंड पांडमोनिया में लीड सिंगर के रूप में शेरे ली लैड की भूमिका उनकी जिंदगी के सबसे दिलचस्प पहलू से बहुत दूर है। जब शेरी 12 साल की थी और अपने होंठ के ऊपर के तिल के बारे में सोच रही थी, जब उसकी आंटी ने गाना गाना शुरू किया। शेरी ने जब गाने के बारे में पूछा तो उसकी आंटी ने बताया कि ये गाना डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है, जो मर्लिन मुनरो ने फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में गाया था। शेरी को नहीं पता था कि मर्लिन मुनरो कौन है, लेकिन उसका नाम सुनकर शेरी के दिमाग में कुछ चलने लगा। उस भयानक घटना के बाद शेरी को अजीब और सपने भी आने लगे, फ्लैशबैक आने लग गए। उसमें उसने मुनरो के जीवन की झलकियां देखी। इन सपनों में शेरी मर्लिन थी और समय के साथ उसे विश्वास हो गया कि वो सेलिब्रिटी के रूप में अपने पिछले जन्म की यादें फिर से जी रही थी। इन सपनों में अक्सर मर्लिन मुनरो की मौत से ठीक पहले के पल भी शामिल थे, जिसने शेरी को डरा दिया था। इन सपनों के और बुरा रूप लेने के बाद शेरी को एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में कुछ समय बिताना पड़ा। अब बात करने के लिए कोई भी मौजूद होने के कारण शेरी ने आखिरकार 1998 में साइकाइट्री में ट्रेंट कैलिफोर्निया के एक ऑथर एड्रियन फिंकलस्टीन को ईमेल किया। 1970 से 1980 के बीच फिंकलस्टीन ने वॉलंटियर्स के साथ 700 से ज्यादा फ्लैशबैक मीटिंग्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें उन्होंने अपने पेशेंट्स को उनके पिछले जन्म को याद करने के लिए हिप्नोटाइज किया। फिंकलस्टीन की रिसर्च के कनाडा तक पहुंचने के बारे में सुनकर शेरी बहुत ही एक्साइटेड थी। अपनी शुरुआती मीटिंग्स में से एक के दौरान फिंकलस्टीन ने शेरी को हिप्नोटाइज करके उसे उस रात के बारे में पूछा जब मर्लिन की 36 साल की उम्र में अपने ब्रेंटवुड के घर में मौत हो गई थी। शेरी ने कहा कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कोई भी नहीं था और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा उनके संबंध को तोड़ने के बाद मर्लिन आगे नहीं बढ़ सकी। फिंकलस्टीन को शेरी की कहानी पर भरोसा था, ये देखकर कि वो मर्लिन की जिंदगी के बारे में सैकड़ों सवालों के जवाब दे सकती है। इनमें से कुछ हैं, जैसे कि एक तस्वीर में मर्लिन की आंटी की सही पहचान करना, जिसका जवाब सिर्फ एक एक्सपर्ट ही दे सकता था, न कि शेरी के समान कोई हल्का फुल्का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति। फिंकलस्टीन ने शेरी और मर्लिन की आवाज के पैटर्न और लिखावट के बीच समानताएं भी बताई और खास तौर पर उनका एक जैसा दिखना। उन्होंने कुछ तस्वीरों में शेरी को मर्लिन के रूप में पेश किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी किताब मर्लिन मुनरो रिटर्न्स द हीलिंग ऑफ अ सोल में इस्तेमाल किया और उनकी सिमिलैरिटी से इनकार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इन समानताओं के बावजूद साइकेट्री के क्षेत्र में पिछले जन्म के रिकॉल सेंसेशन को साइंटिफिकली रिलायबल नहीं माना जाता है। क्रिटिक्स का दावा है कि ये प्रोसेस पेशेंट्स को झूठी यादें डेवलप करने के लिए मजबूर कर सकता है। अक्सर हिप्नोटिस्ट द्वारा जानबूझकर अनजाने में दिए गए सुझावों की वजह से ये सब जानने के बाद भी शेरी ने अपना विश्वास कायम रखा। शेरी को इतना यकीन था कि जब फिंकलस्टीन ने दावा किया कि केजिया शेरी की अपनी बेटी मर्लिन की मां ग्लेडिस बेकर का पुनर्जन्म थी, तो वो जरा भी नहीं घबराई। क्या फिंकलस्टीन एक मूवी बनाना चाह रहे थे? यार, जिस तरह से वो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर रहा है ना, उसे अपना नाम बदलकर फ्रैंकेस्टीन कर लेना चाहिए। हाई फ्लायर। दोस्तों, 1998 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्मे जेम्स लिनिंगर को छोटी उम्र से ही हवाई जहाज का शौक था। 2 साल की उम्र का होने तक वो कई मॉडल्स का नाम जानता था और जैसे जैसे उसका जुनून बढ़ता गया, उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक फाइटर प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में बार बार बुरे सपने आने लगे। जब वो बड़ा हुआ तो जेम्स ने अपने माता पिता को बताया कि उसके सपनों में जो पायलट था उसका नाम भी जेम्स था। उसके सपनों के अवतार ने USS नाटोमा बे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी। बचपन की कल्पना है ना? चीजें तब और ज्यादा अजीब होने लगी जब जेम्स ने हवाई जहाजों के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि ड्रॉप टैंक के रूप में जाने जाने वाले फ्यूल स्टोरेज कंटेनर्स जैसे बहुत ही स्पेशल पार्ट्स को नाम से पहचानना। उसके माता पिता को आश्चर्य होने लगा कि उसे इस तरह का टेक्निकल नॉलेज कहां से सीखने को मिला, खासकर क्योंकि उन्होंने उसे कभी भी हवाई जहाज से संबंधित कोई भी टीवी शो नहीं दिखाया था और ना ही उसे कोई हवाई जहाज से संबंधित किताबें पढ़ने को दी थी। उसके माता पिता जेम्स के नॉलेज से हैरान थे और क्यूरियस थे, इसलिए उन्होंने उनके द्वारा बताई गई चीजों की जांच शुरू कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दस्तावेजों को छानने के बाद वो ये जानकर हैरान हुए कि जेम्स के बुरे सपने में आने वाला जेम्स हस्टन नाम का पायलट सच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक पायलट था, जिसे USS नाटोमा बे पर तैनात किया गया था। जेम्स हस्टन को युद्ध के दौरान एक जापानी आइलैंड इवो जिमा के ऊपर हवा में बुरी तरह से गोली मार दी गई थी, ठीक उसी तरह जैसे कि छोटे जेम्स लिनिंगर के सपनों में था।
2009 में लिनिंगर्स ने एक बुक सोल सर्वाइवर लॉन्च की जिसमें दावा किया गया कि जेम्स पुनर्जन्म का एक सच्चा मामला है। भले ही वो अपने खुद के दावों पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक क्रिटिक को इस कहानी में बहुत सी खामियां मिल सकती हैं। सबसे पहले तो लिनिंगर्स की कहानी सिर्फ एक अंदाज में है, जिसका मतलब है कि जेम्स के दावों को उसके माता पिता के अलावा किसी और ने नहीं सुना। इसके अलावा कहा जाता है कि जेम्स की मां ने एक पुनर्जन्म वाले बच्चे की स्पेशलिस्ट राइटर कैरल बोमन से सलाह मांगी थी ताकि उसके बेटे के पिछले जन्मों की यादें बाहर निकलें और उसको बुरे सपने आने बंद हो जाएं। जेम्स के धुंधले शुरुआती सपनों के बाद जिसने ये विश्वास पैदा किया कि उसने पुनर्जन्म लिया था। कैरल के गाइडेंस में ये संभावना है कि लिनिंगर्स अनजाने में जेम्स को वो जानकारी दे रहे थे जो वो चाहते थे कि वो याद रखे। जहां तक जेम्स के टेक्निकल एयरक्राफ्ट नॉलेज का सवाल है, ये संभव है कि उसने इसे अपने माता पिता को जाने बिना टीवी में देख लिया हो। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि जेम्स का पुनर्जन्म हुआ है तो लाइक बटन दबाएं। अगर आपको डाउट है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। चाहे जो भी हो, आप इस तरह की दिलचस्प जानकारी को जानकर गलत साबित नहीं होंगे, जो कि अक्सर वाव फैक्ट पर पोस्ट की जाती है। रॉयल कमबैक। दोस्तों, 2019 में स्टेलर मैगजीन के लिए कहानी में ऑस्ट्रेलिया टेलीविजन होस्ट डेविड कैंपेल ने उस समय हलचल मचा दी जब उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा सबकी प्रिय और दिवंगत ब्रिटिश राजकुमारी डायना का पुनर्जन्म था। कहा जाता है कि बिली, जो 4 साल का है, उसने बार बार ये दावा किया है। ये सब तब शुरू हुआ जब किसी ने बिली की मां को लेडी डायना का फोटो लगा हुआ एक थैंक यू कार्ड दिया। जब बिली ने इसे देखा तो डायना का नाम ना जानने के बावजूद बिली ने खुशी खुशी कहा कि ये वो था जब वो एक राजकुमारी थी। फिर एक दिन अपने एक स्कॉटिश दोस्त के साथ बातचीत में बिली ने अपनी पास्ट लाइफ प्रिंसेस डायना के बारे में बोलना शुरू किया, जो स्कॉटलैंड के एक महल में गई थी। बिली को महल याद था क्योंकि उस पर यूनिकॉर्न लगा हुआ था। यहीं से चीजें अजीब होने लगी। स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसे बालमोरल कैसल कहा जाता है, जो ब्रिटिश शाही परिवार से संबंधित एक हॉलिडे होम है और डायना अक्सर यहाँ जाया करती थी। सबसे अजीब बात यह है कि इस पर सच में यूनिकॉर्न बना हुआ था। एक अलग घटना में बिली ने जोर देकर कहा कि जब वो राजकुमारी थी तो उसका जॉन नाम का एक भाई हुआ करता था। हाँ, सच में डायना का एक छोटा भाई भी था, जॉन, जिसकी डायना के जन्म से 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। ये देखते हुए कि जॉन की सच्चाई के बारे में कितने कम लोग जानते थे, ये आश्चर्यजनक था कि कैसे बिली ने उसे इतनी आसानी से सबके सामने पेश कर दिया। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब बिली की मां ने उसे डायना की एक तस्वीर दिखाई, जिससे उसे वो दिन याद आया जब उसने सायरन सुना और महसूस किया कि वो अब राजकुमारी नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि बिली 1997 में डायना की उस जानलेवा दुर्घटना के समय वहां पर मौजूद एम्बुलेंस और पुलिस कार की बात कर रहा था? ये देखते हुए कि डेविड और लीसा बिली के किसी भी दावे के इकलौते गवाह हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी कहानी कितनी सही है। अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या ये घटनाएं संयोग हो सकती हैं या सिर्फ किस्मत? अगर ये सब किस्मत है तो मुझे उम्मीद है कि बिली पोगर में अपना करियर शुरू करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसे अभी अभी एक रॉयल फ्लश मिला है भाई। बारबरो एन। दोस्तों, 1954 में स्वीडन में जन्मी बारबरो कार्लेन अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से बहुत ही अलग थी। हैरानी की बात तो यह है कि जब तक वो बोल पाती तब तक उसने अपने माता पिता के अनुसार उसने उन्हें खुद को एन कहने पर जोर दिया। उसके माता पिता उसके दिए गए नाम से पुकारते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बारबरो का खुद का नाम बदलने की कोशिश सिर्फ एक शुरुआत थी। बारबरो के माता पिता ने एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा उसकी जांच करवाई थी जब उसने लिखना सीखा था, क्योंकि वो अक्सर अपने पिछले जन्म की यादों को याद करती थी और उन पर बहुत ही मोहित होती थी। बारबरो की यादें अक्सर दूसरों को अजीब महसूस कराती थीं, क्योंकि उन्होंने उसे इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि उसके माता पिता ही उसके असली माता पिता थे। उनमें उसके पिछले जन्म के घर की सीढ़ियों से भागते हुए और उसे उसके परिवार को अलग करने वाले लोगों के परेशान करने वाले सपने भी शामिल थे। उसने जल्दी इन यादों को अपने तक ही रखना शुरू कर दिया, जब तक कि एक दिन उसकी स्कूल टीचर ने उसे एक लड़की की सच्ची कहानी नहीं सुनाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एम्स्टर्डम में रहती थी, जिसे सुनकर बारबरो हैरान रह गई। एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी बारबरो की रहस्यमय यादों से काफी मिलती जुलती थी। एन नाम की एक लड़की की कहानी, विशेष रूप से एन फ्रैंक, जो अब अपने भयानक जीवन को याद करते हुए अपनी डायरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जर्मन फांसीवादी सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। एन फ्रैंक की कहानी और बारबरो की यादों के बीच इतने संबंध पेचीदा थे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। इसलिए 10 साल की उम्र में बारबरो अपने माता पिता के साथ एम्स्टर्डम गई और एन फ्रैंक के ऐतिहासिक घर में पहुंची। जब वो पहुंची तो बारबरो ने देखा कि उन्होंने बाहर की सीढ़ियों को बदल दिया है, और जब वो उस कमरे में दाखिल हुए जहां एन रुकी हुई थी तो बारबरो घबरा गई, क्योंकि दीवार पर लगी कुछ तस्वीरें गायब थी। जब एक कर्मचारी ने खुलासा किया कि पहले उस दीवार पर तस्वीरें थीं जिन्हें चोरी होने से रोकने के लिए वहां से हटा दिया गया था, तो बारबरो की मां को यकीन हो गया कि उनकी बेटी के पुनर्जन्म के अजीब दावे सच थे। बारबरो की मां को इतना यकीन था कि उसने एन फ्रैंक के जिंदा चचेरे भाई बडी एलियास के साथ एक मीटिंग अरेंज की। जैसे ही बारबरो और बडी ने एक दूसरे को देखा, वो एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। बडी ने
उनके बीच एक अनजाने संबंध को महसूस किया और वो तब तक करीबी दोस्त बने रहे जब तक कि 2015 में बडी की मौत हो गई। बाबरो की कहानी निश्चित रूप से चौंकाने वाला मामला है, लेकिन फिर 1947 में एन फ्रैंक की एक डायरी जारी की गई, जिसका मतलब है कि उस लड़की की कहानी ने बातचीत या किसी और तरह से बाबरो के दिमाग में अपनी जगह बना ली। ये देखते हुए कि वो 1954 में पैदा हुई थी और ये मुमकिन है कि बाबरो, जिसने एक बच्चे के रूप में बाय चांस एन नाम चुना हो, अनजाने में इस कहानी की तरफ खींची चली गई। लेकिन ये देखते हुए कि हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, क्या बाबरो की अजीब कहानी कोई कोइंसिडेंस है या पूरी तरह से पुनर्जन्म का नतीजा। घर से बहुत दूर। दोस्तों, जबकि रहस्यमय रूप से प्रकट होने वाली यादों के ज्यादातर मामले हमने अब तक ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमते हुए देखे हैं जो कि समय के साथ अपनी पहचान बदलते हुए दिखाई देते हैं। ये अलग मामला है, अंतरिक्ष में घूमने वाली यादों से संबंधित है ये। इससे पहले कि ज्यादातर बच्चे माँ भी कह सके, 1996 में रूस के बोरिस्का किप्रियानोविच को एक जीनियस कहा जाता था। बोरिस्का ने कथित तौर पर जन्म से कुछ ही महीने के बाद बोलना शुरू कर दिया था और उसकी माँ ने दावा किया कि 1.5 साल की उम्र का होने तक वो पढ़ लिख और पेंट कर सकता था। उसके किंडरगार्टन टीचर्स ने उसकी लैंग्वेज स्किल्स की बहुत तारीफ की थी और उसके माता पिता द्वारा उसे अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं सिखाए जाने के बावजूद वो घंटों तक मंगल ग्रह के बारे में बात करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मंगल ग्रह के प्रति उसका आकर्षण इस हद तक बढ़ गया कि उसने दावा करना शुरू कर दिया कि वो मूल रूप से वहीं का था और उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ था। बोरिस्का के हिसाब से उसे मार्टियंस द्वारा भेजा गया था, जो लगभग लेकिन पूरी तरह से नहीं मंगल ग्रह पर परमाणु युद्ध से नष्ट हो चुके हैं, ताकि इंसानों को भी इसी तरह से अपने ग्रह को नष्ट करने से बचाया जा सके। अजीब लगता है ना? अभी भी और भी बहुत कुछ है। बोरिस्का का कहना है कि पृथ्वी पर कई दूसरे बच्चों को मंगल ग्रह से भेजा गया था और वो सब अमर हैं और 35 साल की उम्र के बाद फिजिकली बूढ़े होना बंद कर देते हैं। लेकिन स्पेसक्राफ्ट और प्रोपल्शन सिस्टम के अलग अलग दावों के अलावा शायद बोरिस्का के सबसे अजीब दावे मानव इतिहास से संबंधित हैं, खास करके एंशिएंट इजिप्शियंस, जो बोरिस्का का दावा है मंगल ग्रह के समाज के साथ सबसे करीबी रूप से जुड़े हुए थे। बोरिस्का का दावा है कि इजिप्ट की प्रसिद्ध स्फिंक्स को कान के पीछे से खोला जा सकता है और कथित तौर पर उसमें वो रहस्य छिपा हुआ जो कि इंसानियत को हमेशा के लिए बदल देगा। समस्या यह है कि बोरिस्का को यह याद नहीं है कि उस सुपर सीक्रेट ओपनिंग मैकेनिज्म को कैसे एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने पिछले कुछ सालों में स्फिंक्स पर कई शोध किए हैं और कभी भी एक बड़े छुपे हुए चैम्बर का कोई सबूत नहीं मिला है। शायद भविष्य में की जाने वाली खुदाई कुछ और चीजों को भी सामने लेकर के आएगी, लेकिन अभी के लिए यह हमें तय करना है कि क्या मंगल ग्रह का ये छोटा सा निवासी सच कह रहा है। देखो कौन वापस आ गया। सर्गेई अनातोलिएविच टारोपोव का जन्म 1961 के रूस के क्रास्नोडर शहर में हुआ। 18 साल की उम्र में वो रेड आर्मी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक हवलदार और एक फैक्ट्री मेटल वर्कर के रूप में कई साल बिताए। 1989 में नौकरी से निकाले जाने से पहले उन्होंने अपने पड़ोस की सड़कों को सुरक्षित रखते हुए अपने शहर में एक पेट्रोल ऑफिसर के रूप में भूमिका निभाई। सर्गेई ने अपना ध्यान लोगों पर मानसिक प्रभाव डालने के तरीकों की तरफ लगाया, क्योंकि उसके पास करने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं था। आखिरकार बेरोजगार होने पर हर कोई यही तो करता है ना। उन्होंने मॉस्को में कुछ कोर्स अटेंड किए और साइबेरिया के एक छोटे से टीवी स्टूडियो से अपना पहला उपदेश दिया, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पुराना उपदेश नहीं था। कथित तौर पर भगवान से एक संदेश प्राप्त करने के बाद और एक रहस्यमय अनुभव होने के बाद सर्गेई ने खुद को ईसा मसीह का पुनर्जन्म होने का दावा किया। मुझे लगता है करो या मरो, सर्गेई ने दुनिया के आने वाले अंत के बारे में विश्वासों का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसने सोवियत यूनियन के टूटने के बैकड्रॉप के चलते हुए जीवन में एक मकसद की तलाश कर रहे लोगों को पूरी तरह से झुका दिया, जिसका मतलब था नई धार्मिक आजादी। सर्गेई ने अपना नाम बदलकर विसारियन कर लिया, जिसका मतलब है कि वो नया जीवन देता है और अपने शांत करिश्माई स्वभाव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए रूस भर में यात्रा करता रहा। विसारियन ने 1994 तक साइबेरिया में सुखाया पर्वत के पास एक गांव बना लिया था। विसारियन के चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट, जो कि बौद्ध धर्म और रूढ़िवादी धर्मशास्त्र के साथ रूसी रूढ़िवादी चर्च के कुछ हिस्सों को जोड़ता है। जल्दी ही रशियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस द्वारा एक वास्तविक धार्मिक संगठन के रूप में इसको मान्यता दे दी गई थी। समय के साथ लगभग 5000 लोग उस गाँव में बस गए। ये एक शांतिपूर्ण और प्यारा गांव लग रहा था। जब विसारियन ने नियम कायदे लागू करना शुरू किया तो चीजों ने खराब मोड़ लेना शुरू कर दिया। मीट और एनिमल प्रोटीन खाने पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि विसारियन के हिसाब से हर बार जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उसके सेल्स में एक एग्रेसिव एनर्जी बनती रहती है, जिससे वो खाने लायक नहीं रह सकता। इसके बाद उसने चीनी, वनस्पति तेल, चाय और ढेर सारे अनाज से छुटकारा पा लिया, लेकिन इतना काफी नहीं था। गांव के लोगों को मेडिकल हेल्प लेने से भी मना किया गया और वो इलाज के लिए पूरी तरह से विसारियन की प्रार्थनाओं पर निर्भर थे और बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया गया। ये दावा इस दावे के दम पर किया गया था कि दुनिया के अंत को देखते हुए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए विसारियन ने दुनिया के अंत के बारे में बोलना कम कर दिया और आखिरकार लोग इसके बारे में भूल गए।
फिर भी वो कहीं गए नहीं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वो इस बात से अनजान थे कि उनकी एकांत और छोटी सी दुनिया बिखरने वाली थी। 2018 में सरकारी अधिकारियों ने गांव के अंदर हुई 2 बच्चों की अचानक मौत की जांच शुरू की। दोनों बच्चों ने निमोनिया के कारण दम तोड़ दिया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मेडिकल हेल्प लेने से मना किया गया था। इस खोज के बाद कई कानूनी जांचों में मनोवैज्ञानिक हेरफेर से लेकर जमीन की धोखाधड़ी, जमीन का गैर कानूनी इस्तेमाल और जंगलों की कटाई तक के कई गलत कामों का पता चला। सितंबर 2020 में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की टीमों को गांव में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने विसारियन और उसके नजदीकी काउंसिल मेंबर्स को गलत तरीके से एक धार्मिक संगठन चलाने, दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल लीडर्स हिरासत में हैं और मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम देखेंगे क्या विसारियन की जीसस क्राइस्ट की महाशक्तियां उसे इस बार बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। इट्स अ ट्विन थिंग। दोस्तों, मई 1957 में संडे की सुबह इंग्लैंड के छोटे से शहर हेक्सहेम के लोगों ने एक लेडी को सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए देखा। उसकी आउट ऑफ कंट्रोल ड्राइविंग तब जाकर रुकी जब वो फुटपाथ के साथ लगी एक दीवार से टकरा गई और चर्च जा रहे 3 बच्चों की रास्ते में मौत हो गई। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 साल की जोआना पोलक, उसकी 6 साल की बहन जैकलीन और उसके दोस्त के माता पिता की दुनिया बर्बाद हो गई। जोआना और जैकलीन के माता पिता जॉन और फ्लोरेंस पोलक ने 1 साल बाद गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। उन्होंने तुरंत एक अजीब कोइंसिडेंस देखा। नन्ही जेनिफर के 2 बर्थ मार्क थे, एक उसकी कमर पर और दूसरा उसके माथे पर, ठीक उसी जगह पर जैसे जैकलीन के बर्थ मार्क और निशान थे। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी। भले ही उन जुड़वा बच्चों ने अपनी मरी हुई बहनों के खिलौने कभी नहीं देखे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उन्होंने वो खिलौने मांगना शुरू कर दिए। खुद कभी वहां नहीं जाने के बावजूद जब जुड़वा बच्चों ने उन जगहों की तरफ इशारा करना शुरू किया जहां अक्सर उनकी बहनें जाती थीं, तो उनके माता पिता को अजीब लगने लगा। खासकर तब से बाकी सब चीजों के अलावा दोनों लड़कियां कारों से डरती थीं। गिलियन ने एक दिन जेनिफर का सिर पकड़कर और भी अजीबोगरीब हरकत कर दी, और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि एक कार ने उसकी बहन को वहां पर टक्कर मार दी थी। जुड़वा बच्चों के माता पिता को जल्दी पूरी तरह से यकीन हो गया कि जोआना और जैकलीन ने उनकी जुड़वा बहनों के रूप में पुनः जन्म लिया था। लेकिन क्या ऐसा वाकई में था? कुछ लोग तर्क देते हैं कि जुड़वा बच्चियों को अपनी मरी हुई बहनों के बारे में बिना जाने भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती थी। आखिरकार वो उस घटना की ठीक 1 साल बाद पैदा हुई थी, जब उनकी बहनों की मौत अभी भी पोलक परिवार में शोक का सबसे बड़ा कारण थी। एक सच ये भी है कि जॉन पोलक शुरू से ही पुनर्जन्म में एक बड़ा विश्वास रखते थे। वो अक्सर इस बात के प्रमाण के लिए प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटियां वापस आ सकती हैं। और जब फ्लोरेंस जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें पहले से ही यकीन हो गया था कि वो उनकी खोई हुई बेटियां हैं। हो सकता है कि जॉन और फ्लोरेंस चुपचाप पुनर्जन्म के इशारों को ढूंढ रहे हो, चाहे वो बिहेवियर बर्थमार्क था या दूसरी चीजों के रूप में हो, और जुड़वा बच्चों ने अनजाने में पुनर्जन्म में अपने माता पिता के विश्वास को अपना लिया हो। गिलियन और जेनिफर की पिछले जन्म की ज्यादातर यादें 7 साल की उम्र में खत्म हो गई थीं। तब 23 साल की गिलियन ने 1981 में खुद को एक बागीचे में रेत के गड्ढे में खेलते हुए देखा था, जो उस घर के बागीचे से काफी मिलता जुलता था जिसमें परिवार रहता था जब जोआना 3 साल की थी और जिंदा थी। बेशक ये गिलियन के पैदा होने के सालों पहले की बात है। क्या गिलियन अभी भी अपनी बहन की जिंदगी की झलक देख रही थी, या उसके माता पिता कब्र के पार से एक इशारे की उम्मीद में अपने एक्सपीरियंस को उसके शब्दों को फिट करने की कोशिश कर रहे थे? मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अगर ऐसा है तो आपको किसने यकीन दिलाया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।